जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है कि जब हमने कोई भी जॉब परफॉर्म करनी है तो उसको हमने सेफ वे में कैसे कंप्लीट करना है, दिस इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस। पर्पज़ क्या होगा कि हमने एडनॉक परमिट टू वर्क के अकॉर्डिंग कोई भी जब काम परफॉर्म करने जाना है तो उस परमिट में मेंशन उस स्पेसिफिक जो जॉब होगी उस काम को करने के दौरान हमारे लोगों को किन खतरात का सामना करना पड़ेगा, उन खतरात से हमारे लोगों को ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी जो उस परमिट पे परफॉर्म करनी है कैसे सेव किया जाएगा, उसके लिए हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस करेंगे। जॉब को सेफ वे में कंप्लीट करने का एनालिसिस करेंगे तो हमारी तमाम चीज़ें एक रिटन फॉर्म में आ जाएंगी, उसको तमाम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। जब लोगों को तमाम कंट्रोल मेजर्स का पता होगा तो वो काम के दौरान उन कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने आप को सेफ रख सकेंगे और सेफ्टी से काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमारे पास जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है और उसका पर्पज़ क्या है, इस वर्क पैकेज को अप्रूव करने के लिए एसेट अप्रूवल अथॉरिटी यानी कि ट्रिपल ए का क्या रोल होगा। तो सबसे पहले ट्रिपल ए कौन है? ट्रिपल ए एक अपॉइंटेड रोल है, एक नॉमिनेटेड पर्सन है एज पर एडनॉक WMS, जिसके पास अथराइजेशन होगी किसी भी एरिया के एसेट अप्रूवल अथॉरिटी होने की। वो उस तमाम एरिया के जितने भी एसेट्स हैं उनके रिलेटेड जो भी काम करना है, एक्टिविटी करनी है, उसकी फाइनल अप्रूवल एरिया अथॉरिटी के बाद एसेट अप्रूवल अथॉरिटी ने देनी है, एक डेजिग्नेटेड पर्सन एज पर एडनॉक WMS के ग्रुप ऑफ कंपनीज में से लाजमी होगा। द अपॉइंटेड ट्रिपल ए अप्रूव द वर्क पैक। अब वर्क पैक के अंदर आपका स्कोप ऑफ वर्क आ जाएगा, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ जाएंगे, आपका IWEB टीम से अकॉर्डिंग कौन सा परमिट वहाँ पे रिक्वायर्ड है, परमिट के साथ आपका JSA या FRA क्या लगेगा, उसके अंदर सर्टिफिकेशंस क्या होंगी, उसके अदर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तमाम चीज़ें इंश्योर करेगा। द वर्क पैक एज सफिशेंट टू रिड्यूस द रिस्क, ताकि काम के दौरान जो ख़तरात हैं उनसे जो हमें रिस्क लेवल है कम से कम हो सके। कितना कम? अलार्म एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल, हम उस रिस्क लेवल पे काम कर सकें। ऑपरेशन मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर और टीम लीडर कैन बी ट्रिपल ए। ये लोग जो हमारे पास ऑपरेशन मैनेजर होता है, ड्यूटी मैनेजर या टीम लीडर जो होगा एसेट अप्रूवल अथॉरिटी हो सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके एरिया में, डेजिग्नेटेड एरिया में जो भी काम होना है उसका वर्क पैकेज कंप्लीट हो, उसी के बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ परफॉर्मिंग अथॉरिटी इन डेवलपमेंट ऑफ जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA को बनाने के लिए परफॉर्मिंग अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? द PH शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ JSA। He shall ensure that all relevant hazards and controls have been identified for the work description, including maintenance supervisor, well supervisor, discipline maintenance supervisor। जो आपका PA होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी काम करने जा रहे हैं, जो परमिट रिक्वायर्ड किया उस परमिट में जो वर्क डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो जो ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है तमाम वहाँ पे मेंशन होने चाहिए। उन तमाम ख़तरात को कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे डिटेल से डिस्क्राइब्ड होने चाहिए। उसने सिर्फ वर्क क्रू या वर्क इन्वायरमेंट या वर्क एक्टिविटी को फोकस नहीं करना, उसने मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, वेल सुपरवाइज़र या डिसिप्लिन मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, जो लोग जो स्टेक होल्डर उसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होंगे, उन तमाम लोगों को उस एक्टिविटी से किसी किस्म का ख़तरा अगर हो रहा है तो उसके लिए इफ़ेक्टिव कंट्रोल मेजर्स JSA के अंदर लाजमी डेवलप होने चाहिए, लाजमी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो ये सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मिंग अथॉरिटी या PA की रहेगी कि वो एक एक्यूरेट, वो एक इफेक्टिव JSA परफॉर्म करेगा, डेवलप करेगा। एक हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो FRA अप्रूव होगी तो अप्रूव करने वाली टीम में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो सबसे पहले टीम लीडर आएगा, FRA टीम लीडर। रिस्क असेसमेंट टीम लीडर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रीड द फॉर्मल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस to ensure that all relevant risk and control measures have been identified for the work description। वो जो टीम लीडर है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि काम के दौरान जो भी ख़तरात होंगे और कंट्रोल मेजर्स हैं तमाम डिटेल से डिस्कस किए जाने चाहिए। टीम लीडर के अलावा FRA टीम में कौन से लोग होंगे? तो आपके पास वेल सुपरवाइज़र, डिसिप्लिन मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, एरिया अथॉरिटी, आपका PA, आपके HSE टीम लीडर। तो ये तमाम लोग FRA का एक्टिव पार्ट होंगे जब FRA अप्रूवल मीटिंग हो रही है, ताकि FRA को प्रॉपरली रिव्यू किया जाए, उसके अंदर किसी भी एस्पेक्ट से कोई भी पॉइंट, कोई भी हैजर्ड या कंट्रोल मेजर मिस नहीं होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फ्रेमवर्क क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा इनिशियल जॉब एनालिसिस है, हमने जॉब के अकॉर्डिंग तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है
गैदर करनी है। हमारा काम क्या है, किस एरिया में करेंगे, क्या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, हमारे काम में ख़तरात क्या हो सकते हैं, रिस्क लेवल क्या होगा। उसके बाद IWAP प्रोसेस, इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान, जो टीम है उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करना है कि हमारे काम के लिए कौन सा परमिट एप्लीकेबल होगा। परमिट के अकॉर्डिंग हमारे साथ कौन सी FRA या JSA का लेवल लगेगा। तो अगर हमारे पास क्रिटिकल वर्क परमिट होगा तो हमारे पास JSA लेवल 2 या FRA लगा सकते हैं। हॉट वर्क परमिट अगर होगा एज़ पर IWAP टीम तो हमारे पास FRA या JSA लेवल 2 का ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर हमने काम करना है जनरल वर्क परमिट पे तो हम JSA लेवल 1 पे काम कर सकते हैं। जैसा कि नीचे टेबल में आप देख रहे हैं, लेवल 1 स्टैंडर्ड हैज़र्ड कंट्रोल फॉर्म सिर्फ जनरल वर्क परमिट के साथ यूज़ होगा। इसके ऊपर तमाम हैज़र्ड प्री डिफाइन होंगे जो आपके काम में एप्लीकेबल हो रहा है, आपने सिर्फ वही टिक करना है और उसके कंट्रोल मेजर जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं वो आपने टिक कर लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं। सेकंड में हमारे पास लेवल 2 JSA हैज़र्ड मैनेजमेंट फॉर्म HMF, ये हमारा क्रिटिकल और हॉट वर्क परमिट के साथ लगेगा जब हमारे हॉट वर्क या क्रिटिकल वर्क परमिट पे एक ही जॉब हो रहा होगा। अगर हमारे पास तमाम एक्टिविटी हमने किसी कॉलम या किसी इक्विपमेंट की एक ही परमिट पे ले ली हैं तो उसमें हमारे पास JSA लेवल 2 की जगह एक फॉर्मल रिस्क असेसमेंट लगेगी जिसमें उस तमाम प्रोसेस का काम के अकॉर्डिंग जो हैज़र्ड्स होंगे और कंट्रोल मेजर्स मेंशन किए जाएंगे। अगर हमने अपना फुल एक्टिविटी को डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड किया है, डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया है, तो हर काम के अकॉर्डिंग, हर जॉब के अकॉर्डिंग, हर टास्क के अकॉर्डिंग सेपरेट JSA लगेगा। अदरवाइज़ फुल एक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मल रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में कब जाएंगे और लाइब्रेरी में होते हुए हमारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए, तो जब भी हमने किसी एक्टिविटी में किसी परमिट के अकॉर्डिंग कोई भी काम किया तो उस एक्टिविटी को सेफली परफॉर्म करने के लिए हमने जो भी FRA या हमारा जो भी JSA का लेवल था अप्रूव हुआ था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब AAA की अप्रूवल के साथ हमने उसको लाइब्रेरी में का पार्ट बना देना है, हमने उसको फॉर फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर देना है। लेकिन हमारी लाइब्रेरी में रहते हुए वो अप टू डेट होना चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारी जो फॉर्मल रिस्क असेसमेंट है, जो FRA है, एवरी ईयर उसको रिव्यू किया जाएगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। और हमारे पास जो लेवल 2 था HMF है वो हमारे पास हर 2 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा, उसको दोबारा से अप्रूव किया जाएगा अगर उस 2 साल में उस पर कोई काम नहीं हुआ। इट्स मीन हमारे पास लेवल 2 JSA 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। JSA लेवल 1 या इसको हम स्टैंडर्ड हैज़र्ड कंट्रोल फॉर्म भी कहते हैं, ओनली आपके जनरल वर्क परमिट के साथ यूज़ किया जा सकता है। सबसे ऊपर आपने किस एरिया में काम करना है, क्या टाइप ऑफ एक्टिविटी रहेगी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस टाइम तक आपका ये परमिट या एक्टिविटी ख़त्म हो सकती है। उसके बाद नीचे आपके पास तमाम हैज़र्ड प्री डिफाइन है, आपके काम के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ख़तरा आपको सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ पे आपने सिंपली टिक करना है। उसके नीचे उसके कंट्रोल मेजर्स मेंशन है कि आपने इस हैज़र्ड को एलिमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करने हैं। तो परमिट को अप्रूव करने से पहले आपका एरिया अथॉरिटी AA आपका JSA लेवल 1 को अप्रूव करेगा। इसके अंदर प्री रेगुलेट कंट्रोल तमाम मेंशन कर देगा ताकि काम करने से पहले आपने तमाम कंट्रोल मेजर्स लाजमी इंप्लीमेंट करने हैं, तभी आपका काम सेफ्टी से कंप्लीट हो सकता है। तो JSA लेवल 1 ओनली फॉर जनरल वर्क। JSA लेवल 2 या हैज़र्ड मैनेजमेंट फॉर्म, जब भी आपने एक कोई एक्टिविटी किसी एरिया में परफॉर्म करनी है तो उसके मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी एरिया में एक स्पूल चेंज करना था, रिमूव करना था, तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे स्कैफोल्डिंग इरेक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, स्पूल की कटिंग होगी, फिर लिफ्टिंग से नया स्पूल वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, फिर इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद QC होगी, उसके बाद RT होगी, उसके बाद क्या हमारी स्कैफोल्डिंग डिसमेंटल होगी। तो हमारी इस एक्टिविटी के मेजर 4 से 5 स्टेप्स बनेंगे। तो अगर हमने इन तमाम स्टेप्स को एक ही फॉर्मल रिस्क असेसमेंट में कवर किया तो वो हमारे पास FRA होगा। लेकिन अगर हमने ईच स्टेप के लिए डिफरेंट रिस्क असेसमेंट की तो इसको हम इंडिविजुअल पार्ट को जॉब सेफ्टी एनालिसिस या JSA बोलते हैं। तो JSA लेवल 2 हमारे पास क्रिटिकल या हॉट वर्क एक्टिविटी के स्पेसिफिक जॉब के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर हमारा जो एक्टिविटी है डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड है तो हर पैकेज के लिए सेपरेट परमिट चाहिए होगा और सेपरेट JSA में रिक्वायर्ड होगा। तो JSA लेवल 2 सबसे ऊपर आपकी एक्टिविटी क्या है, किस एरिया में हो रही है, किस टाइम से आपके परमिट से अटैच है, परमिट नंबर क्या है, सबसे ऊपर टॉप पे ये चीज़ें मेंशन होंगी। उसके बाद आपके काम में क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, तमाम एस्पेक्ट से आपने उसको यूज़ करना है। मोबिलाइजेशन से लेके आपकी जो मैन पावर है दोबारा प्लांट से बाहर जाने तक की चीज़ें उसमें कंसिडर होनी चाहिए कि आपके लोग जो इस एक सर्टन एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं वो फॉल फ्रॉम हाइट हो सकते हैं, ड्रॉप ऑब्जेक्ट प्रिवेंशन चाहिए,
उनको सेफ़ मैकेनिकल लिफ्टिंग चाहिए, उसके बाद उनको सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। मीन टू से आपकी एक्टिविटी के रिलेटेड जो राइट यूज़ ऑफ टूल्स होंगे, जितने हैज़र्ड जो आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होंगे, आपकी उस जॉब स्पेसिफिक होंगे, वो यहाँ पे लाजमी कवर होने चाहिए। उनके कंट्रोल यहाँ पे लाजमी लिखे होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए, ताकि काम के दौरान तमाम चीज़ें इंश्योर करके अपने लोगों की सेफ्टी सुरक्षा इंश्योर की जा सके। मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल रिस्क असेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मल रिस्क असेसमेंट, किसी भी एरिया में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी ख़तरात का सामना करना पड़ेगा तमाम स्टेप्स में, उन तमाम को वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल मेजर मेंशन किए जाएंगे ताकि हम एक्टिविटी को सेफली एग्जीक्यूट कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ। अभी बात आती है कि आपने जो FRA अप्रूव करवाना है उसकी टीम में कौन कौन से लोग कंसिडर किए जाएंगे। तो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट 2 इंडिविजुअल लाजमी होने चाहिए। अगर हमारे पास लो रिस्क एक्टिविटी है तो उसके अंदर कौन होगा, एक PA होना चाहिए, एक आपका एरिया अथॉरिटी जो कि शिफ्ट कंट्रोलर होगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव। इवन ऑपरेटर कैन बी साइन और अप्रूव दैट लो रिस्क असेसमेंट। उसके बाद आएगा मीडियम रिस्क असेसमेंट, तो उसमें क्या होगा, परफॉर्मिंग अथॉरिटी होना चाहिए PA, उसके बाद आपका एरिया अथॉरिटी खुद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आपकी हाई रिस्क एक्टिविटी, जो भी फॉर्मल रिस्क असेसमेंट बनेगी हाई रिस्क कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर आपका PA लाजमी होना चाहिए, आपका एरिया अथॉरिटी लाजमी होना चाहिए, आपका HSC टीम लीड लाजमी होना चाहिए, अफेक्टिव पार्टीज़ जिस एरिया में काम करना है उस एरिया के लोग लाजमी होने चाहिए, फायर एंड रेस्क्यू सुपरवाइज़र फायर डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन लाजमी होनी चाहिए, अदर स्पेसिफिकेशंस, अदर स्पेशलिस्ट जिसमें हमारे पास प्रोसेस, मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट, ये तमाम कंसर्न पार्टी जो भी हमारे साथ इंटरलिंक कर रही होंगी, उन तमाम की अप्रूवल हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए FRA अप्रूवल में लाजमी रिक्वायर्ड। पास जो भी हाई रिस्क, लो रिस्क या मीडियम रिस्क एक्टिविटीज़ होंगी तो उनकी हमारे परमिट और हमारे साथ जो अप्रूव्ड अटैच JSA होगा उसकी अप्रूवल कौन देगा। तो अगर हमने जनरल वर्क परमिट पे काम करना है जिसके साथ हमारे पास JSA लेवल 1 के कंट्रोल लगेंगे, उसकी अप्रूवल हमारा एरिया अथॉरिटी डबल या शिफ्ट कंट्रोलर दे सकता है। उसकी अप्रूवल पे हम जनरल वर्क परमिट पे जो भी काम होगा स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हमने क्रिटिकल या हॉट वर्क पे कोई भी काम करना है तो हमारे पास JSA लेवल 2 या FRA के कंट्रोल में इम्प्लीमेंट होंगे, तो उसकी अप्रूवल के लिए हमें AAA एसेट अप्रूवल अथॉरिटी से अथराइजेशन रिक्वायर्ड होगी। ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम AAA वी कैन रिज्यूम और वी कैन स्टार्ट द जॉब ऑन द क्रिटिकल एंड हॉट वर्क परमिट जो कि यूज़ किए जाएंगे हाई रिस्क एंड मीडियम रिस्क एक्टिविटी के लिए। तो अगर इस स्लाइड के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके वक्त देने का